अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद रिजवान एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक नए इंटरव्यू के साथ। काफ़ी दिनों से मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि कुछ मसरूफियत थी, उसकी वजह से इंटरव्यूज़ नहीं हो पा रहे थे। और आज का इंटरव्यू, जिस तरह आपको पता है कि सर रेहान अल्लाह वाला इंटरव्यू सीरीज़ का 15वां इंटरव्यू है आज मेरा। और आज मेरे साथ जिन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने ज्वाइन किया है, इनका नाम है मोहम्मद तौक़ीर अफजल साहब। इनका ताल्लुक़ खानेवाल से है और अभी ये सऊदी अरब जुबैल में मुकीम है मुलाजमत के वजह से। इनसे बातचीत करेंगे और इनके बारे में इन थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं, कैसे गए, और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब अपने इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं रिजवान भाई? शुक्रिया आपने हमें मदद किया। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह का एहसान है। जी तौकीर भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवा दें, अपने बारे में लोगों को बताएं ताकि हम जान सकें कि तौकीर साहब कौन है, क्या कर रहे हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद तौक़ीर अफजल है, जैसा कि मेंशन है। तो सर मैं पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं 2011 से तकरीबन फॉरेन में मदीना में था, अभी जुबैल में, लेटेस्ट अभी जुबैल में हूँ। और सऊदीया का एक और कंट्री भी था जिसान, जहाँ पे हम टाइम गुजारा है। तो अभी लेटेस्ट जो है वो जुबैल में हूँ। और मैं यहाँ पे एज ए सिविल इंजीनियर अपने काम कर रहा हूँ कंपनी में। अरामको के साथ जो सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज होती हैं, चाइना की कंपनीज होती हैं, उनके उनमें हम तकरीबन पिछले 9 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट तकरीबन मुझे टाइम हो गया 6-7 माह हो गए इधर जुबैल आए हुए। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे चलते रहते हैं अरामको के, तो इसलिए अभी इधर। जी जी, माशाल्लाह। आपने जिस तरह बताया आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपने डिप्लोमा किया है या बीई किया है, और आपका सऊदी अरब जी जाना जी कब जी हुआ? जी जी जी, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया था मुल्तान से, और 3 साल का डिप्लोमा किया। और फिर यहाँ पे 2011 में यहाँ पे आया। तो फिर इन कंपनीज में काम करते करते फिर जैसे जैसे कंपनीज में प्रोग्रेस है इनकी सऊदी अरब में, और यहाँ पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो ये बात बेहतर जानते हैं कि जब आप किसी कंपनी में इन हो जाते हो तो वहाँ पे आपकी यानी वो डिप्लोमा तक ही आप महदूद नहीं रहते। जैसे जैसे आपकी अप्रूवल बनती जाती है, फिर आप अपने एक स्टेप बाय स्टेप आगे तरक्की करते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में होती है कि डिप्लोमा वाला जो है उसको अंडररेटेड थोड़ा सा रखा जाता है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा किया है। मैंने पहले डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी एमबीए कंप्लीट हो गया। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सऊदी अरब में मैं भी रहकर आया हूँ, जिस तरह मैंने आपसे एक दो बार तस्करा भी किया। मैं भी सऊदी अरब में रहकर आया, तो मैं भी टेक्नीशियन लेवल पे गया था, और जाते जाते अपने काम की वजह से और तरक्की करता गया आहिस्ता आहिस्ता। मैं एक यानी प्रोजेक्ट इंचार्ज बन गया। तो आप अपना थोड़ा बताइएगा कि आप जब गए थे सऊदी अरब, जब पहली बार जाना हुआ था, तो आप किस स्किल पे गए थे? और यानी 2011 से आप सऊदी अरब है या फिर एक दो बार आपका आना जाना हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि 2011 में मैं सऊदी अरब में आया फर्स्ट टाइम, तो फिर मैं इंशाल्लाह मदीने में आया और मदीने में ही रहा तकरीबन। मैंने 2014 तक मैं मदीना में रहा। उसके बाद जम्बो जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे काम करता रहा। उसके बाद 2018 में मैं यानी 2018 में मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें फिर 2023 के स्टार्ट तक मैं वहाँ पे रहा। तो अभी फिर वापस आके उन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन किया। और उसमें भी काफी सारे ऐसे लोग जो हमारे साथ वहाँ पे जिसान में प्रोजेक्ट पे काम करते थे, अभी वही लोग जुड़ने लगे। फिर जैसे ही कोई प्रोजेक्ट एंड होने लगता है तो वहां से फिर आहिस्ता 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 वो दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली वही जो 4 साढ़े 4 साल का पीरियड था एक्सीडेंट होने की वजह से, वो मैंने पाकिस्तान में गुजारा। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ज्वाइन किया था 2014 में यम्बो से ज्वाइन किया था। तो जैसे कि सैलरीज होती है एक थर्ड कंपनी के थ्रू, यानी क्योंकि अरामको में डायरेक्ट इंजीनियर्स वगैरह अलाउड नहीं होते, वो फिर आगे दूसरी कंपनियों से काम लेते हैं। जैसे चाइना की सैपको कंपनी होगी, पाकिस्तान की एक डिस्कॉन कंपनी है, इसी तरह वो सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम लेते हैं। तो आगे फिर वो थर्ड पार्टी से वो हायर कर देते हैं। इसी तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टार्ट आहिस्ता 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 फिर इंसान की अपनी मेहनत और अल्लाह ताला की रात की रहमत होती है कि अल्लाह ताला की मदद से फिर इंशाल्लाह आगे इंसान प्रोग्रेस करता हुआ आप किसी लेवल तक पहुंच सकते हैं। जो स्टार्ट होता है बेसिकली वो शायद अट्रैक्टेबल अमाउंट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप जॉब करते रहें, तो मेहनत करते हैं तो यहाँ पे एक फ्यूचर है।
यानी जो भी इंसान किसी भी फील्ड में जब कोशिश करता है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलता है। तो बेसिकली जो फॉरेनर्स हमारे आते हैं बाहर मुल्कों से दूसरे मुल्कों की तरफ मूव करते हैं, तो वो कुछ इश्यूज के लिए आते हैं, तो जब वो मेहनत से सब कुछ कंप्रोमाइज लाइफ गुजारते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पे सिक्योर है हम, हमारी फैमिली सिक्योर है। तो ये चीजें माशाल्लाह अच्छा खास इसके तौर अलावा पे अरब कंट्री। अच्छा इसके अलावा आपने बताया आपने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया, तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी इंडस्ट्री अच्छी लगी आपको, जिधर काम करके आपको मज़ा आया हो? मैं अगर पर्सनल अपना बताऊं तो मैं अपना थोड़ा सा शेयर करता हूं। मैं सऊदी अरब में 2 कंपनियों में काम किया। एक मैं जुबैल में अल्कीमिया प्लांट पे था, और फिर उसके बाद जब राबित गया तो पेट्रो राबित में था। तो मुझे अल्कीमिया प्लांट बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये थी कि वो अल्कीमिया प्लांट की जो टाइमिंग थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। 6 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती थी और 6 से 6 ड्यूटी होती थी। हम लोग अक्सर जो है वो जनरल में आ जाया करते थे, 2:30 बजे रूम में होते थे, आराम से सोते थे, कैलूला करते थे। तो वो मुझे टाइमिंग बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी टाइमिंग जो है पाकिस्तान में भी अडॉप्ट होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको कौन सी यानी शहर अच्छा लगा और कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगी? जैसा कि आपने बताया, बहुत जबरदस्त बात रिजवान भाई। जैसा कि एज लाइक के मुस्लिम और माशाल्लाह जो तकरीबन 90 के जो लोग हैं ना, उनको इस बात का सही इल्म है। हमारे वालिदैन ने जैसे हमें तरबियत दी है, और जिस तरह के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तो जैसे कि हमारा दीन हमें बता रहा है, जैसे कि हमारे यानी उलमा ने हमें बताया, जैसे हमारे अगर हम अपने दीन को फॉलो करें तो सुबह सवेरे अल्लाह ताला की जात रिज्क तकसीम करते हैं और परिंदे भी निकल जाते हैं। सऊदी अरब में आप जिस तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप सुबह फजर की नमाज पढ़े, आप काम के लिए निकलते हैं, और आप दिन में भी आपको वो अरबी में यानी हमारे कलूला बोलते हैं ना, हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलूला किया करते हैं। उस टाइम में आपको दोपहर के खाने के बाद आपको कलूला करने का भी टाइम मिलता है। आपको यहाँ पे नमाज की कोई पाबंदी नहीं, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिन ढलते ही मगरिब से पहले आप अपने काम से फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करके फारिग होते हैं। बेसिकली ये बहुत जबरदस्त चीज, बहुत ही जबरदस्त चीज। और दूसरा, जैसा कि आपने सवाल किया कि मुझे कौन से सिटी अट्रैक्ट किए, तो सऊदी अरब में मैं वैसे भी थोड़ा घूमने फिरने का भी शौकीन था। तो ज्यादा टाइम मैंने स्टार्ट में जैसे मदीना में आके टाइम गुजारा, तो एज लाइक ए मुस्लिम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मदीने जैसी कोई, हालांकि इनके बहुत ज्यादा बहुत ही एडवांस बहुत ही प्यारे सिटीज है। जिजान इनका ऐसे है, जिजान का जो एरिया है वो यमन बॉर्डर के साथ का एरिया है। तो वो हमारे जिस तरह खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरह हमारा मरी है, नाज़रन रियाज है हमारे, उस तरह का बहुत खूबसूरत एरिया है। लेकिन उसके बावजूद यूरोप की तरह, यूरोप से भी तकरीबन एडवांस रियाज सिटी हो गया, ये खुबर हो गया, उसको यानी शुमाली एरियाज कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत एडवांस है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, या तकरीबन सभी मुसलमान को ये यकीनन ऐसा ही लगता है, सर मदीना से कुछ भी नहीं होता, मेरा मानना ये। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी। मदीना तो मैं तो काम के लिहाज से बात कर रहा था, लेकिन अगर वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नो डाउट मदीना से अच्छा कोई शहर नहीं है। और मदीना जब आप जाते हैं तो आपको एक यानी एक ताजगी का एहसास होता है कि आपको लगता है कि आप हेवन में आ गए हैं। और वहाँ की जो गलियों में जो खुशबुएं होती हैं उनकी अलग ही बात है। यानी आप जब गली से गुजरते हैं, मदीना की मस्जिद नबवी की गलियों में जब आप गुजरते हैं, तो वहाँ एक जो और कैफ एक ताजगी महसूस होती है, और जिस तरह की वहाँ खुशबुएं होती हैं तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं खैर आपसे काम के हवाले से बात कर रहा था। काम के हवाले से मुझे जुबैल प्लांट जो है, वो जुबैल का जो पेट्रोकीमिया प्लांट है, कीमिया प्लांट जो है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने वहाँ तकरीबन 1-1.5 महीना काम किया, और फिर मैं पूरा जो भी मेरे 2-2.5 साल थे वो मैंने पेट्रोल ऑफिस में गुजारे। एक ही जगह रहा, मुझे कहीं जाने नहीं दिया उन्होंने। तो अक्सर ऐसा होता है कि खैर ये है कि इसमें थोड़ा सा अभी ऐड करते हैं। जिस तरह आपने बताया आप सऊदी अरब गए, तो सऊदी अरब में कितना मुश्किल होता है नए बंदे के लिए एडजस्ट करना। खास तौर पे अभी तो माशाल्लाह से जिस तरह आप अभी दिख रहा है आपका पीछे, आप अपने लिविंग में रह रहे हैं, अपने रूम में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपका कैंप वगैरह में रहना हुआ? कैंप की लाइफ के बारे में बताएं, कैंप की लाइफ कैसी होती है? कभी आपका कैंप वगैरह में रहना हुआ? कैंप की लाइफ सर ऐसे होती है, जब हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं होती, तो उस वक्त हम अकेले हो जाते हैं। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी कैंप में रहना भी पड़ जाए, बहुत सारे हमारे भाई फादर जो है वो वहाँ पे कैंपों में रहते हैं, वो बस बेसिकली बहुत ठीक है, एक बाउंडेड टाइप हो जाती है। यानी सुबह आप को सब कुछ रेडीमेड ही होता है सर।
नाश्ता जबरदस्त मिलता है आपको, रूम वेल क्लीन, ये वो सब कुछ आपको मिलता है, ना आपको पानी की ना लाइट की किसी तरह का कोई इशू नहीं होता। बस वो सब लोग यानी अकेले सभी फार्मर पे होते हैं, विदाउट फैमिली रह रहे होते हैं। तो वहां पे आपको अपने हमजबान बांग्लादेश से इंडिया से बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। आप लोग ज्यादा टाइम वहाँ पे जब जॉब कर रहे होते हैं तो अपना काम के लिए जब निकल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, सब कुछ हर किस्म की सहूलत होती है, यानी सारी किस्म की सहूलत होती है। जब आप वहां से वापस आते हैं तो कुछ टाइम आप फोन पे मसलन अपनी फैमिली से बात करते हैं, उसके बाद आप खाने का सब कुछ हर चीज आपको जाना है, आपने अपना बर्तन उठाना है और आपने अपना खाना लेना है, हर चीज आपको। और हफ्ते का आपको खाने की डिशेज भी आप उसमें 3-4 डिशेज होंगी, उसमें से आप जो खाना चाहें आप ले लें, राइस ले सकते हैं आप, रोटी ले सकते हैं, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है। वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा है। पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि फैमिली के लिए सिक्योर है, अगर आपकी फैमिली आप अपने साथ रख सकते हैं वो सबसे वेल है, बेस्ट वे। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जिस तरह अगर सऊदी अरब में कोई जाता है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि बंदा फैमिली अपने साथ रखे, क्योंकि अकेले रहना बड़ा मसला होता है। मैंने जिस तरह अपने 2.5 साल गुजारे, 3 साल गुजारे, तो बड़ा एक जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं उनके लिए बड़ा मसले मसाइल होते हैं। और ये है कि फैमिली से एक ये एडवांटेज हो जाता है कि बंदा ये है कि एक थोड़ा रिलैक्स फील करता है, उसको यानी ज़्यादा इश्यूज वगैरह नहीं होते, उसको काम वगैरह में आसानी हो जाती है, काम वाम उसको आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब का एक लोगों में एक ये कॉन्सेप्ट है, जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में गर्मी बहुत होती है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि पूरे सऊदी अरब में ऐसा ही होता है या फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ गर्मी ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ गर्मी कम है, कुछ ऐसे हैं जो जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो जिस तरह मैं आपको बताऊं, जो मक्का शहर है उसमें थोड़ी सी कम गर्मी और सर्दी होती है, लेकिन जो मदीना है उधर तो बहुत हाई क्लास सर्दी और गर्मी होती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। मदीना में एक बार मैं गया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मदीना में जब मैं जाता था तो एक बार मेरा जाना हुआ, और मैं क्या करता था, मैं क्योंकि अकेला ही जाता था तो मैं रूम वगैरह नहीं लेता था, मैं मदीना की मस्जिद नबवी के जो बाहर वाला फर्श है उस पर चादर बिछा के सो जाया करता था रात में। तो एक बार मैं ऐसे ही गया, तो सर्दी के दिन थे, नवंबर का महीना था, तो मैं ऐसे चादर बिछाकर सो गया। वो यानी इतनी ठंड ठंड थी वहां पर कि मेरा जिस्म जो है ऐसा लगने लगा जैसे एक जम रहा है, बिल्कुल यानी एक कपकपी सी महसूस होने लगी बहुत, यानी एक। और इसी तरह गर्मी में एक बार जाना हुआ, तो गर्मी में मैं रोजे में गया, तो रोजों में मेरी ये हालत थी कि मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया था, और मैं बार बार पानी डाले जा रहा था, फिर भी मुझे जो है अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। तो यानी मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जो मक्का है वो थोड़ा कम है वहाँ गर्मी और सर्दी का, लेकिन जो मदीना है उधर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा ही है और वो पूरा सऊदी अरब गर्म है, या फिर वहां पर भी ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान में कुछ इलाके ठंडे कुछ गर्म, कुछ में नॉर्मल वेदर? जी, जैसा कि आप कुछ बहुत कुछ तो आपने खुद ही बता दिया माशाल्लाह, आप खुद ही इधर रह के गए, आपको तो पता ही है। बेसिकली अरब जो है, बेसिकली अरब गर्म है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप खुद रह के गए, आपको पता है मदीना और मक्का के एरिया में जब गर्मी का टाइम होता है, गर्मी अरूज पे होती है, तो आप रोड पे जाके तो आपको दूर ऐसे रोड पे गर्मी चलती हुई दिखाई देती है। शायद दुनिया में कहीं और मैंने नहीं देखा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा कि वहां पे हमें दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे गर्मी चलती हुई रोड पे दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और खासतौर पे जिधर आप बेल में रह के, आपको पता है यहाँ पे तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे भी वहाँ पे इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ना होता है, तो इंतहाई शदीद गर्मी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे सऊदीया में, सऊदीया बहुत बड़ा कंट्री है, इसका जो जनूबी एरिया है उसको जनूब बोलते हैं अरबी में, तो वो जनूबी एरिया है वहाँ पे वो बहुत ज्यादा, जैसे कि आपको पता ही है कि सहराई और ये ज्यादातर माउंटेन से घिरा हुआ, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मियों में भी ऐसा एरिया भी है हमारे नॉर्दर्न एरियाज की तरह जहाँ पे जबरदस्त ठंड होती है। तो अभी पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो, अगर हम 10-20 साल पीछे चले जाए तो उस वक्त से और अब जो है इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया। और जैसा कि हमारे की हदीस है, क़यामत की निशानियों में निशानी है, ये अरब एक दफा फिर से ग्रीन हो गया। तो अभी ये पाकिस्तान से कुछ सालों पहले पाकिस्तान से प्लांटेशन करवानी शुरू की, पाकिस्तान के प्लांट्स वगैरह जो दरख्त वगैरह है वो यहाँ पे ये लेके आए, मदीना में बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, मक्का में लगा रहे हैं, पूरे सऊदीया में ही लगा रहे हैं। तो अभी बारिशें बहुत ज्यादा होने लगी है, पहले इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्दी नहीं पड़ती थी, अभी जब सर्दी पड़ती है तो फिर दबा के सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो फिर जबरदस्त किस्म की गर्मी। लेकिन अभी जो सर्दी पड़ने लगी है, बेसिकली इसकी आबो हवा खुश्क है, तो खुश्क जो सर्दी होती है वो ऐसे फील कराती है कि जैसे हमारी हड्डियों में घुस गई, तो उस वजह से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है।
तो इस वजह से यहाँ पे सर्दी भी जबरदस्त पड़ने लगी है अभी जाके, और गर्मी तो फिर अरब की गर्मी तो फेमस ही है। और बेसिकली ड्राई होने की वजह से, आप हवा खुश्क होने की वजह से हमारी जिल्द ड्राई होने लगती है, ऊपर से हमारी जो खुराक होती है वो भी तकरीबन गर्म होती है, तो उनकी वजह से फिर काफी सारा असर पड़ता है। तो बेसिकली अरब गर्म ही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब हम छोटे होते थे, आज से कोई 15-20 साल पहले, तो हम सुना करते थे कि अरब जो है वहाँ रोडें नहीं बन सकती, यानी जब छोटे होते थे वहाँ यानी बड़ी-बड़ी इमारतें नहीं बन सकती, इस तरह हम सुना करते थे, एक किताबों में पढ़ा करते थे। लेकिन अब देखिए माशाल्लाह से वहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें भी बन रही हैं और पेड़ भी लग रहे हैं। मैं जब वहाँ पर था, मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैंने देखा वहाँ पर लोग जो है तरबूज भी उगा रहे हैं, सब्जियाँ भी उगा रहे हैं, हर चीज़ यानी उग रही है वहाँ पे। और वहाँ पर जो चीज़ें उगा रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ी अजीबो-गरीब किस्म की हो रही है। यानी अगर आलू उगाते हैं तो आलू भी बड़ा निकलता है, फिर इसी तरह केला उगाते हैं, केले भी बड़े-बड़े होते हैं। तो यानी एक वो थोड़ा-सा एक केमिकली थोड़ा-सा डिफरेंट एक फार्मिंग होती है वहाँ पर, एग्रीकल्चर थोड़ा-सा डिफरेंट है। जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें छोटे केले होते हैं, वहाँ केले भी बड़े-बड़े होते हैं, तरबूज भी बड़े-बड़े होते हैं, हर चीज़ बड़ी-बड़ी होती है और थोड़ा-सा उसका टेस्ट भी अलग होता है। इस तरह आम भी उगा रहे हैं वो लोग, तो सही कह रहे हैं। इसमें बिल्कुल यानी अभी बिल्कुल चेंज हो गया। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप जिस तरह आपने बताया आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप वहाँ पर प्रोजेक्ट में किस तरह का काम कर रहे हैं? क्या आपकी जॉब नेचर क्या है? ऐसा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे आप बता रहे हैं, ये जो हमें बचपन में बताया गया था हमारा, जिस तरह आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अपना मुल्क जो था वो बहुत ज्यादा ग्रीन है। माशाल्लाह ग्रीन होने की वजह से फेमस था। हम काश्तकार किस्म के टाइप के हमारे माइंड सेट थे, सब कुछ था अरब के बारे में हमें नहीं पता था। वो सहरा है, बस खुश्क पहाड़ है ऐसा। लेकिन जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया, आपने अपनी आंखों से देखा है, मुझे भी यहाँ आके फिर मैं बहुत ज्यादा यानी नॉलेज मिला। वो ऐसा है कि इनकी सब, जिस तरह हमारा डेमोक्रेट कंट्रीज है ना, जमहूरियत के नाम पे हमारे मुल्क में क्या कुछ होता है वो आपको पता ही है। और यहाँ पे जो है इनकी बादशाह थी, तो इनकी बादशाह में जो थी वो लोगों ने, यानी अमीर लोग थे, जब इनके पास आयल वगैरह आया तो इन्होंने फिर आगे डिलीवर भी किया, अपने लोगों को सहूलियात दी है। इन्होंने जनाब खुली जमीनें इनके पास थी, इन्होंने सहूलतें इतनी दी है। यानी यहाँ आप सोचे कि आप खुद रह के यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लाइट जाएगी। यहाँ पे लोगों के माइंड में भी नहीं है स्क्रैप वगैरह का कोई बिजनेस होता है। लोगों को पाकिस्तान में तो टायर वगैरह जो फटे हुए टायर होते हैं, पुराने टायर होते हैं, वो तक यूज होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देखें पहाड़ों में जाके देखें, आप लोगों पे सहराओं के साथ देखेंगे, आपको ऐसे लाखों टायर मिल जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके माइंड में। अभी तक वो बात गई ही नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात ही नहीं पैदा। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे डेमोक्रेट कंट्रीज जो है उनमें माशाल्लाह सियासतदान आए, हुक्मरान आए, उन्होंने माशाल्लाह हमारे माइंडसेट ही ऐसे बना दिया। लेकिन जब यहाँ आके हम देखते हैं, सर अभी तो माशाल्लाह आप खुद रह गए, आपको पता है दमाम हो गया, ये जो साउथ एरिया है, इनका शुमाली एरिया है, यहाँ पे आप आए, रियाज वगैरह विजिट करें, आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। यहाँ इनकी इमारतें, इनके सिटी, वेल क्लीन सिटी, जो आपको कहीं पे आपको रोड के ऊपर कहीं आपको तार नजर आएगी, कुछ ऐसा वैसा नहीं आएगी। जो डेवलप हमारे माइंड में है ना, यूरोप, अब सर यूरोप को भी ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये हमारे माइंड सेट में था, अभी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। माशाल्लाह इनके पास आप आए, आपको सर्दियों गर्मियों में हर किस्म का आपको फ्रूट मिलेगा। दुनिया के अगर एक रूप से मसलन अभी नहीं आ रहा, अभी हमारे मुल्क में अभी सर्दियां शुरू हो रही है, तो पाकिस्तान में ऑरेंज का सीजन आएगा। यहाँ पे हर वक्त हर किस्म का सीजन है। अगर एक कंट्री में नहीं है तो वो किसी और से इम्पोर्ट करवा रहे हैं, कहीं और से इम्पोर्ट करवा रहे हैं, कहीं और से इम्पोर्ट करवा रहे हैं। आपको हर टाइम हर चीज मिल सकती है। तो ये सहूलतें जो है, और पाकिस्तान में तो हमें रोड पे टैक्स देना पड़ता है। आप सऊदीया में खुद रह के गए, आपको कहीं पे रोड पे कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, कोई आपको रोड पे टैक्स नहीं देना पड़ता। ये अभी जाके सऊदीया ने, अभी जब ये लास्ट यानी सेकंड लास्ट जो बादशाह था उसकी डेथ होने के बाद से, जब एमबीएस की हुकूमत आई, उस वक्त से ये इन्होंने 15% जो है टैक्स लगाया था, सेल टैक्स। नहीं तो उसके अलावा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन्होंने बहुत सहूलतें दी अपनी आवाम को, अपने शहरियों को, और माशाल्लाह बस मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा। तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा, बेसिकली जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हम बेसिकली नाशुक्र हैं। यहाँ सर इनकी तादाद से 10-20 गुना ज्यादा तो हमारे पाकिस्तानी रह गए। तो सर बहुत सारी दुनिया का रोजगार लगा, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने बताया कि टैक्स नहीं है।
मैं खुद अपना बताऊं, जब मैं 2016 में जब गया था सऊदी अरब, तो उस टाइम कोई भी टैक्स नहीं था, और मैं 30 रियाल का गाड़ी लेता था रेंट पे, और 30 रियाल का पेट्रोल लगवा के राबिक से मक्का या ये कौन सा सिटी था, जद्दा, जद्दा जाया करता था 30 रियाल में। और आज 30 रियाल का पेट्रोल थोड़ा सा ही आता है, यानी काफी महंगा कर दिया। ये जिस तरह आपने बताया, मोहम्मद बिन सलमान जो नए बादशाह है, उनके पास से थोड़ी सी चीजें हुई, वरना काफी यानी एक सस्टेनेबिलिटी थी, एक ठहराव था, और काफी इसमें चेंजिंग आ गई। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि गाड़ी लेना वहाँ पर बहुत आसान है। मैं जब सऊदी अरब में था, तो कभी भी मुझे कहीं जाना होता था, मैं इजीली, लाइसेंस बना हुआ था मेरा, मैं रेंट कार वाली दुकान पे जाता था, और जाके इजीली कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी ले लिया करता था और चलाया करता था। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पाकिस्तान में आपको कोई गाड़ी नहीं देता इस तरह, और अगर देगा भी ड्राइवर के साथ देगा, क्योंकि उसको पता है लेकर भाग जाएंगे, फिर केस करेंगे, कैसे पकड़ेंगे। वहां पर तो भागने का चक्कर ही नहीं है। वहां पर तो अगर आपने कोई इस तरह की वो करी, या तो आपको छोड़ते पुलिस वाले पकड़ लेंगे, या फिर आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाओगे। तो आपको यानी भागने का कोई इस तरह का चक्कर ही नहीं है। खैर, ये कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफी इंफॉर्मेटिव बातें जानने को मिला। और ये कि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। एक यानी जब दो दो यानी ऐसे लोग जो हम सोच के मालिक हों, वो जब मिलते हैं तो बात करके काफ़ी अच्छा लगता है, और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, और इसके साथ इख्तिताम करूँगा, ये कि आपका गोल क्या है ज़िंदगी का? आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? कोई ऐसा गोल है जो आप चाहते हैं कि मैं 3 साल 5 साल में मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ? तो कोई इस तरह का कोई ऐसी ख्वाहिश है? जी जरूर, इंशाल्लाह। आप तो जैसा कि आप जानते हैं, हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश रखता है। सर मेरी सोच, मेरी ख्वाहिश ये है कि सर जिस तरह सर रेहान लगावाल काम कर रहे हैं, माशाल्लाह उनका एक विजन है, वो एक काम करना चाह रहे हैं कि तकरीबन कम अज कम हमारे भी पाकिस्तानी जिसके पास भी मोबाइल है, उस बंदे को 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहिए। ऐसे कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मैं कुछ ऐसा अचीव करना चाहता हूँ। सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर रिजवान सैयद साहब जो है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में कहीं से वो कनेक्ट है सोशल मीडिया के जरिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम जैसे जानते होते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक, जो पीछे उनका जो माहौल होता है, वो हमारा जो गांव होता है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, हमारा इलाका होता है, हमारा शहर होता है, वहां के लोगों की वजह से सैयद रिजवान होता है। इसी तरह मोहम्मद तौकीर भी कोई चीज है तो वहां के अपने आबाई शहर से, वहां के लोगों से। वहां से सर मैं तो निकल आया, पालन में आ गया, मैं अपनी लाइफ सेट करने के चक्कर में पड़ गया, सारी जिंदगी तो अपने मामला इंसान सुलझाता है, तो सुलझते नहीं। जो विजन होता है वो सर रियान अल्लाह वाले की तरह माशाल्लाह, अगर इंसान ये सोचे कि मुझे कुछ ऐसा हासिल करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, सिर्फ मैं नहीं, जो मेरे इर्द गिर्द या मेरे पास जो लोग थे, मेरे शहर के लोग थे, मेरे इलाके के लोग हैं, वहां पे 100 खानदान है, 500 खानदान है, उन सबका भी मुझे कुछ करना होता, मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, यानी उनको बहुत सारे रोजगार कर दे और हर बंदा खुशहाल हो जाए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मेरा मिशन है, और मैं उसके लिए ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है जिसमें मैं आगे 100 खानदान फिट कर सकूं, और वो 100 खानदान आगे हर खानदान 100 खानदानों को फिट करे। तो इस तरह से माशरे तशकील देता है। जी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू था, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंटरव्यू के लिए आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।